हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को इस समय मेरे द्वारा प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ये आधुनिक भारत से रिलेटेड है। आधुनिक भारत में देखिए, हम लोगों ने अब तक 5 क्लासेस जो है प्रैक्टिस कर ली है। आज की क्लास जो है आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्नों की छठी क्लास है और इसमें हम लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई थी उनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लासेस देखिए आपकी अभी 3-4 रूपों मतलब 3-4 बार चलेगी, जिसके बाद जो है आपका आधुनिक भारत का सारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए हम लोग को आधुनिक भारत की छठवीं क्लास से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। और संपूर्ण रूप से देखा जाए तो ये आपकी इतिहास की 35वीं क्लास है। यानी अभी तक हम लोगों ने 34 क्लासेस में बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली है। और अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप में मैंने जैसे आप लोग को शुरुआत में कहा था कि हम लोगों को इतिहास में 1000 से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। और ये आंकड़ा देखिए आपका जो है 1000 का ये पार हो चुका है। अभी हम लोग को 2-3 क्लासेस में और भी महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका जो है तीनों भारत का इतिहास है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी परीक्षा में जब कोई एग्जाम देंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे इतिहास से पूछा जाता है तो आप उसमें गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए उसी तरीके से जैसे पिछली क्लासेस में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज को हम लोग क्लास में क्या प्रैक्टिस करना है, आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों की प्रैक्टिस करने हैं। और आधुनिक भारत के देखिए छठी क्लास है और इस छठी क्लास में देखिए हम लोग को विभिन्न टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, जिसमें देखिए स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, अवध किसान सभा, चौरी चौरा कांड, स्वराज दल, काकोरी कांड, बारदौली सत्याग्रह, HSRA, लाहौर षड्यंत्र केस, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, पाकिस्तान की मांग। यानी इतने सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और इन सभी टॉपिकों से मिला के जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 60 होगी। और उनको हम लोग को देखिए आज की क्लास में पार्ट 1 क्लास है, इसका मतलब इसमें 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग को बाकी के बचे हुए जो 30 प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में जो शुरुआत के 30 प्रश्न है उनको चलिए प्रैक्टिस किया जाए, सॉल्व किया जाए और फिर बाकी के प्रश्नों को बाद में करेंगे। तो आज की क्लास का देखिए आपका पहला प्रश्न है बंगाल विभाजन से रिलेटेड। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड मिंटो, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग और चौथा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो बंगाल का विभाजन जो देखिए 1905 ईस्वी में हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं, लॉर्ड हार्डिंग नहीं, लॉर्ड मिंटो नहीं, बल्कि किसके द्वारा कराया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। इसने ही बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में किया था। ठीक, देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, जिसने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को विभाजन की घोषणा की थी और इसको 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल के बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना। हालांकि इसका व्यापक विरोध हुआ और 1911 में इसमें रद्द कर दिया। यानी जब ये गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कर्जन था, जब ये चला गया इसकी जगह दूसरा वायसराय आया तो उसके द्वारा बहुत ज्यादा विरोध की वजह से इसको 1911 में रद्द कर। इसने देखिए इसलिए किया था कि जब हिंदुओं मुसलमानों को बांट दिया जाएगा तो राष्ट्रवाद की जो भावना उभर रही भारतीयों में वो दब जाएगी। ठीक, लेकिन इसने जो नाम रखा था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बांट रहे हैं क्योंकि बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है तो प्रशासन चलाने में समस्या हो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है। यानी स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था तो किस वर्ष शुरू किया गया था। तो पहला देखिए दिया है 1903, दूसरा दिया 1905, तीसरा दिया 1907 और चौथा दिया है 1911। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत मानी जाती है ये देखिए कब मानी जाती है, बंग भंग विरोध के यानी बंगाल विभाजन के विरोध में की जाती है। तो कब होती है, 1903 में नहीं, 1907 में नहीं, 1911 में नहीं, बल्कि कब होती है, 1905 में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए
आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत देखिए 1905 ईस्वी में, विशेष रूप से कब, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के देखिए टाउन हॉल में एक बैठक के साथ मानी जाती है। यानी जब यहाँ के जो क्रांतिकारी लोग थे उनको जब पता चला कि बंगाल का विभाजन होने वाला है तो उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की जो है बात कही। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। यानी इन्होंने विरोध स्वरूप क्या किया कि ब्रिटिश वस्तुओं का विरोध करने की बात कही और जो भारतीय वस्तुएं थी, भारतीय संस्थान थे, उनका इस्तेमाल करने के लिए कहा। इसलिए इसका नाम स्वदेशी आंदोलन रखा गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो पहला देखिए दिया 1905, दूसरा 1906, तीसरा ऑप्शन 1909, चौथा 1911। तो मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए 1905 नहीं, 1909 नहीं, 1911 नहीं, बल्कि कब हुई थी, 1906 में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को वर्तमान ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान तृतीय और नवाब मोहसिन उल मुल्क जैसे नेताओं के नेतृत्व में हुई थी। इसका उद्देश्य देखिए ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के अधिकारों के और हितों की रक्षा करना, और आगा खान इसके पहले अध्यक्ष बने थे। यानी इन 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके जो निर्माण में, और आगा खान इसके पहले अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए दिया 1911, 1913, 1915, 1917। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना देखिए 1911 नहीं, 1913 नहीं, 1917 नहीं, बल्कि कब हुई थी, 1915 में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, जब पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान क्षेत्रीय हिंदू सभाओं को मिलाकर इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप, यानी इसके पहले क्षेत्रीय हिंदू सभाएं गठित की गई थी, लेकिन इन सभी को पंडित मदन मोहन मालवीय ने मिलाकर एक संगठित रूप से अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाया था। इसकी जड़ें देखिए 1907 से 1909 में स्थापित स्थानीय हिंदू सभाओं में थी। 1907 से 1909 में पंजाब में देखिए हिंदू सभा बनी, जिसे 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय स्तर पर संगठित किया। यानी इस तरह के संगठन जो है पंजाब में पहले बन चुका था, उन्हीं को इन्होंने क्या कर दिया, संगठित करके राष्ट्रीय रूप प्रदान कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो देखिए ऑप्शन दिया है 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 26 जनवरी 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो देखिए हुआ था 26 जनवरी 1919 नहीं, 15 अगस्त नहीं, 10 अप्रैल 1919 नहीं, बल्कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि 13 अप्रैल 1919 को भारत के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह हत्याकांड देखिए जनरल डायर के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने जब बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी तब हुआ था, उसी की वजह से हुआ था। इसमें देखिए सैकड़ों भारतीय मारे गए और घायल हुए। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख और दर्दनाक घटना है। यह सभा देखिए रॉलेट एक्ट और कुछ भारतीय नेताओं जैसे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों लोग देखिए पंजाब के बहुत चर्चित नेता थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा जो रॉलेट एक्ट लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका भी विरोध कर रहा था। तो इसकी गिरफ्तारी की वजह से ये सब हो रहा था। तो ग्रामीणों को मार्शल लॉ की जानकारी भी नहीं थी। ग्रामीण लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। उस दिन बैसाखी का त्योहार था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उस जो पार्क में बहुत से लोग इकट्ठा थे और फिर उसमें मारे गए थे। ठीक है, भगदड़ मच गई, कुछ लोग कुएं में कूदे, कुछ लोग दीवार को फांदते समय गोली से शिकार हुए, क्योंकि जाने का रास्ता एक ही था और डायर ने वहीं पर दरवाजे के पास ही अपनी सेना को खड़ा कर दिया था, गेट के पास ही। ठीक, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला देखिए दिया प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा दिया बिना मुकदमे गिरफ्तारी, तीसरा दिया स्वशासन, चौथा दिया मताधिकार विस्तार। तो रॉलेट एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था देखिए मताधिकार विस्तार नहीं, स्वशासन नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि बिना मुकदमे की गिरफ्तारी।
यानी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता था, 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने के लिए लाया गया एक दमनकारी कानून था, जिसने पुलिस को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने और जेल में डालने की शक्ति दी थी। इससे भारतीयों की अपील, दलील और वकील के बिना सुनवाई का अधिकार खत्म हो गया। इसीलिए इसको कहा गया था कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। इसके विरोध में देखिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया और परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी ये सब जो है रॉलेट एक्ट की वजह से ही ये सब घटनाएं हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला देखिए दिया भारत की स्वतंत्रता, दूसरा दिया तुर्की खलीफा की सत्ता बचाना, तीसरा दिया मुस्लिम लीग की स्थापना और चौथा दिया पृथक निर्वाचन। तो खिलाफत आंदोलन का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत की स्वतंत्रता नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं, पृथक निर्वाचन नहीं, बल्कि तुर्की खलीफा की सत्ता बचाना। यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1924 ईस्वी तक चला था, इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के जो उस्मानी ऑटोमन साम्राज्य के सम्राट थे, खलीफा थे, उसको रोकना और खलीफा के पद को सुरक्षित बनाए रखना था। यानी जो उसका साम्राज्य था तुर्की साम्राज्य का, जब प्रथम विश्व युद्ध में हार हो गई, जो धुरी के राष्ट्र थे, तो इसमें क्या हो गया कि जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इसके साम्राज्य को छीन लिया और वहां जो खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया था, वहां पर एक नए जो शासक बने थे जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। तो इन सारी वजहों से वहां पर ये सारी घटनाएं हुई थी। इसी चीज को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व देखिए अली बंधुओं जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हसरत मोहानी ने किया था। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा और इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। यानी गांधी जी को लगा कि हम लोग तो विरोध कर ही रहे थे, मुसलमान भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग दोनों आंदोलनों को एक साथ जोड़ देंगे, जिससे एकता बढ़ जाएगी और हमारा आंदोलन व्यापक हो जाएगा। लेकिन इनका ये जो सोचा हुआ था वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके पहले ही असहयोग आंदोलन भी स्थगित हो गया और 1924 में खिलाफत आंदोलन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी। तो पहला देखिए दिया गांधी जी, दूसरा दिया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया बाबा रामचंद्र और चौथा दिया मदन मोहन मालवीय। तो अवध किसान सभा की स्थापना देखिए गांधी जी द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मदन मोहन मालवीय नहीं, बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई। हालांकि देखिए इसमें सहयोग जो है जवाहरलाल नेहरू का भी था, लेकिन संस्थापक किसको माना जाता है, बाबा रामचंद्र का। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि अवध किसान सभा, यानी जिसको अवध किसान संघ कहा जाता है, ये 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ के अवध क्षेत्र में बाबा रामचंद्र द्वारा गठित एक संघ था। यह एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे, यानी बाबा रामचंद्र जो है एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे। इन्होंने अवध के किसानों को संगठित किया और जमींदारों के खिलाफ पहले विरोध का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य जो था जमींदारों के शोषण और अत्यधिक लगान के खिलाफ किसानों को संगठित करना था। यानी वहां के जो जमींदार थे किसानों का शोषण कर रहे थे, लगान बहुत ज्यादा ले रहे थे। बाबा रामचंद्र ने किसानों को इकट्ठा किया और जवाहरलाल नेहरू, मदारी पासी, सहदेव सिंह जैसे अन्य लोगों के साथ मिलकर इस सभा का गठन किया। यानी इसमें इनके साथ और भी लोग शामिल थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदारी पासी और सहदेव सिंह थे। इसके अलावा देखिए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है कि ये अवध किसान सभा है। इसी तरह की देखिए उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 ईस्वी में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं के द्वारा भी की गई। यानी इसके 2 साल पहले ही एक उत्तर प्रदेश किसान सभा की भी स्थापना की गई थी। तो इसमें 3 लोगों का नाम महत्वपूर्ण था। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए किसानों को संगठित करना और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना था, जिससे प्रतापगढ़, इलाहाबाद और जौनपुर जैसे क्षेत्रों में किसानों में जागरूकता आई और बाद में अवध किसान सभा जैसी अन्य सभाओं का मार्ग प्रशस्त। यानी इसकी पुरोगामी संस्था कौन थी, उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसी से प्रेरणा लेकर अवध किसान सभा भी बनाई। ठीक, अगला देखिए क्या है, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन से संबंधित थी।
देखिए पहला ऑप्शन देखिए दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा दिया असहयोग आंदोलन, तीसरा दिया स्वदेशी आंदोलन और चौथा दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। तो चौरी चौरा की घटना देखिए जिस आंदोलन से संबंधित थी, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, स्वदेशी आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, बल्कि कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। इसी के दौरान जो है ये घटना घटी थी। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सही उत्तर है बी। व्याख्या क्या होगा कि चौरी चौरा की घटना जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित थी, जो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में घटित हुई, यानी गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटित हुई थी। इस हिंसक घटना में देखिए जहां भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके कारण देखिए महात्मा गांधी ने अपना जो अहिंसा के सिद्धांत पर जोर देते हुए आंदोलन चलाया था, उसको 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया, यानी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐतिहासिक घटना का सम्मान करने के लिए इसका नाम बदलकर चौरी चौरा क्रांति कर दिया है, यानी इसको अब चौरा चौरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो पहला देखिए दिया 1924, 1925, 1927, 1928। तो काकोरी कांड देखिए 1928 नहीं, 1927 नहीं, 1924 नहीं, बल्कि कब हुआ था, 1925 में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि काकोरी कांड, जिसे अब आधिकारिक तौर पर काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है, यह 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटित हुआ था। और इसको देखिए अंजाम देने में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्टकट में HRA कहा जाता है, इसी के क्रांतिकारियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। इसमें देखिए जो प्रमुख लोग थे वो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह जैसे वीर सेनानी शामिल थे। इसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश सरकारी खजाने को लूट कर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हथियार खरीदना था, यानी ब्रिटिश खजाने को लूट कर और जो क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई जा रही थी इनके, उसको सपोर्ट करना था, हथियार भी मिल जाए और थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, इसी के लिए इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, लाहौर षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया सुभाष चंद्र बोस, दूसरा दिया भगत सिंह, तीसरा दिया चंद्रशेखर आजाद और चौथा दिया लाला लाजपत राय। तो लाहौर षड्यंत्र केस देखिए लाला लाजपत राय नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, बल्कि भगत सिंह से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि भगत सिंह और उनके साथियों पर सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। क्रांतिकारियों का जो वास्तविक लक्ष्य था वो जेम्स स्कॉट था, यानी ये लोग सैंडर्स को नहीं मारना चाहते थे, बल्कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के जिम्मेदार जो पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट था उसको मारना चाहते थे। लेकिन इन्होंने गलती से किसको मार दिया, सैंडर्स को मार दिया। ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या के बाद इनको लोगों के ऊपर देखिए आरोप चलाया गया और इनको फिर बाद में देखिए फांसी हुई। तो लाला लाजपत राय की देखिए मौत का बदला लेने के लिए ये जो घटना है हुई थी, और बाद में दिल्ली षड्यंत्र 1912 के साथ भी इसको जोड़ दिया गया, यानी दिल्ली षड्यंत्र केस को और लाहौर में जो सैंडर्स की हत्या थी दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। और जो लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था 1912 में, इसको भी इसी में शामिल कर दिया गया। लाहौर षड्यंत्र देखिए मुख्य रूप से 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स की हत्या से जुड़ा है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी भी हो गई थी। यानी इसी केस में इन लोगों को आरोपी ठहराया गया और उनको फांसी दे दी गई। भारत में इस दिन को देखिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाहौर षड्यंत्र 2 प्रमुख घटनाओं से संबंधित है, 1928 का सैंडर्स हत्याकांड जिसमें भगत सिंह समूह शामिल था, और 1915 का गदर पार्टी षड्यंत्र, यानी इन दोनों से संबंधित जो लाहौर षड्यंत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन देखिए दिया 1920, दूसरा दिया 1921, 1923, 1925। तो स्वराज पार्टी की स्थापना देखिए 1920 नहीं, 1921 नहीं, 1925 नहीं, बल्कि कब हुई थी, 1930 को। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में, राइट ऑप्शन सी है। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास जो इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो इसके सचिव थे, इनके द्वारा जो है की गई थी। कहाँ की गई थी, वर्तमान जो है प्रयागराज, यानी उस समय के इलाहाबाद में। इसे शुरू में देखिए कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में स्थापित किया गया,
यानी इन्होंने कांग्रेस से खिलाफत करके कांग्रेस से अलग होकर इस पार्टी को बनाया था, इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर से निकली थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार के कार्यों में बाधा डालना और भारत के लिए स्वशासन यानी स्वराज को प्राप्त करना था। यह पार्टी देखिए 1935 में पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो इसके संस्थापक थे वो लोग नहीं रहे, इसकी वजह से पार्टी कमजोर हो गई और फिर बाद में इसका कांग्रेस में विलय हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गांधी जी, दूसरा दिया पटेल, तीसरा दिया नेहरू, चौथा दिया बोस। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व देखिए बोस नहीं, नेहरू जी नहीं, गांधी जी नहीं, बल्कि सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका कारण देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली तालुका में भू राजस्व कर में अन्यायपूर्ण 30% की वृद्धि करना था। पटेल के कुशल नेतृत्व में आंदोलन सफल रहा और सरकार को कर वृद्धि घटाकर लगभग 6% करीब, यानी सरकार ने जो 30% वृद्धि की थी उसको घटाकर 6% करना पड़ा। तो यह आंदोलन इनका एक प्रकार से क्या हुआ? सफल हो गया। इस आंदोलन की देखिए सफलता और पटेल की संगठनात्मक क्षमता से प्रभावित होकर बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। कुछ स्रोतों के अनुसार कहा जाता है कि यह उपाधि महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने उन्हें प्रदान की थी। यानी कहा जाता है कि महिलाओं की तरफ से यह उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, लेकिन ज्यादातर स्रोतों में मिलता है कि वहां की महिलाओं ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि HSRA का पूर्ण रूप क्या है? यानी जो HSRA मिलता है आपको अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न प्रकार की घटनाओं में, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पहला देखिए दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दूसरा दिया हिंदू सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी, तीसरा दिया होम स्टेट रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन और चौथा दिया हिंदुस्तान सिक्योरिटी रिफॉर्म एजेंसी। तो HSRA का देखिए फुल फॉर्म क्या है? ये नहीं है, डी नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, बल्कि क्या है? ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि HSRA का मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह भारत का देखिए एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया था। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? ब्रिटिश शासन से सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को आजाद कराना और एक समाजवादी गणराज्य स्थापित करना था। इसके पहले देखिए इस संगठन का नाम क्या था? HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद और योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा की गई। यानी इसके पहले संगठन जो बना था वो कानपुर में बना था और इसके 4 साल पहले बना था। बाद में इसमें ही देखिए सोशलिस्ट शब्द जोड़कर इसके विचारधारा में देखिए समाजवादी शब्द को शामिल कर लिया और इसका संगठन का जो स्वरूप था वो और बृहद हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी जो 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहला देखिए दिया गांधी जी, दूसरा दिया नेहरू, तीसरा दिया पटेल, चौथा दिया बोस। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था देखिए उसके अध्यक्ष बोस नहीं, पटेल नहीं, गांधी जी नहीं, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को अपनाया और 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा जो झंडा फहराया था। इसमें देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ दिया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई। बाद में इस तिथि को देखिए अब जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया, यानी आजादी के बाद जब अपने देश का संविधान स्वीकार किया गया तो इसके बाद इस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?
पहला देखिए दिया 1929, दूसरा दिया 1930, तीसरा दिया 1931, चौथा दिया 1932। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखिए 1932 नहीं, 1931 नहीं, 1929 नहीं, बल्कि कब हुआ था? 1930 में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जबकि रियासतों ने, मुस्लिम लीग ने जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान शामिल थे, हिंदू महासभा ने, दलितों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को इसमें शामिल किया था। कांग्रेस इसमें इसलिए शामिल नहीं हुई थी क्योंकि कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी और यह सम्मेलन जो है भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए दिया है गांधी और नेहरू, दूसरा दिया गांधी और अंबेडकर, तीसरा दिया अंबेडकर और जिन्ना और चौथा दिया नेहरू और पटेल। तो पूना पैक्ट देखिए नेहरू पटेल के बीच में नहीं, अंबेडकर जिन्ना के बीच में नहीं, गांधी नेहरू के बीच में नहीं, बल्कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था। गांधी जी जेल में अनशन पर थे, इसलिए आधिकारिक तौर पर उनकी ओर से मदन मोहन मालवीय उच्च जाति के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है दलित वर्गों, अछूतों का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें शामिल हुए थे। यह देखिए 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे की यरवदा जेल में हस्ताक्षरित एक समझौता था। यह देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जो सांप्रदायिक पंचायत था, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, इसी के विरोध में हुआ था। इसमें देखिए हुआ क्या था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो ब्रिटिश योजना थी उसको बदलकर आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया और प्रांतीय विधानसभाओं में उनकी सीटों की संख्या क्या कर दी गई? 71 से बढ़ाकर 148 कर दी। यानी जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो घोषणा की थी उसमें क्या था कि सभी के लिए अलग अलग सीटें उन्होंने बांट दी थी। बाद में गांधी जी इससे नाराज हो गए, उन्होंने कहा सीट बंटवारा नहीं होगा, बल्कि क्या होंगे, हम लोग संयुक्त रूप से एक ही साथ रहेंगे, बल्कि इनकी सीटों को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, लेकिन अलग से कोई बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया था। प्रश्न देखिए 18वां क्या है कि पाकिस्तान की औपचारिक मांग कब की गई थी? तो पहला देखिए दिया 1935, 1937, 1940, 1942। तो पाकिस्तान की देखिए औपचारिक मांग जो है 1935 नहीं, 1937 नहीं, 1942 नहीं, बल्कि कब की गई थी? 1940 में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि पाकिस्तान की जो औपचारिक मांग है वो 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर प्रस्ताव, जिसको पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, इसी में की गई थी। इसमें देखिए ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप देखिए सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और इसे बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री ए.के. फजलुल हक ने पेश किया था। यानी इसका प्रस्ताव किसी और ने तैयार किया था और इसको पेश किसी और ने किया था और अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। यह मांग देखिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी पर आधारित थी, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को 2 अलग राष्ट्र माना गया। इस प्रस्ताव ने देखिए 1947 ईस्वी में पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और भारत के विभाजन की नींव रखी। हालांकि देखिए पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, उन्होंने ही किया था। लेकिन एक राजनीतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग ने इसे औपचारिक रूप से 1940 में अपनाया। यानी इसकी जो इस शब्द की जो रचना थी वो किसी व्यक्ति ने पहले ही कर दी थी, बाद में इसको 1940 ईस्वी में राजनीतिक रूप से अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो पहला देखिए दिया लॉर्ड इरविन, दूसरा दिया लॉर्ड वेलिंगटन, तीसरा दिया रैमजे मैकडोनाल्ड
और चौथा दिया लॉर्ड माउंट बेटन। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा देखिए, लॉर्ड माउंट बेटन नहीं, लॉर्ड विलिंगडन नहीं, लॉर्ड इरविन नहीं, बल्कि किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और रैमजे मैकडोनाल्ड थे कौन? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को की थी। इसमें देखिए दलितों सहित विभिन्न समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसके विरोध में देखिए गांधी जी ने पूना समझौता किया। भारत के संवैधानिक सुधारों के तहत देखिए दलितों को हिंदुओं से अलग अल्पसंख्यक मान करके उनके लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, जो बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा था। इसने देखिए मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाए, जिससे क्या हुआ? भारतीय समाज में विभाजन, यानी सबके लिए इसने सीटों को अलग कर दिया, निर्वाचक मंडल अलग अलग बना दिए। इससे विभाजन होने का डर था, इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है? स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया? तो पहला देखिए दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा दिया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, तीसरा दिया अलीगढ़ आंदोलन और चौथा दिया फोर्ट विलियम कॉलेज। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जिस संस्था ने देखिए राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया था वो फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं, अलीगढ़ आंदोलन नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 ईस्वी में स्थापित जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद थी, जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, इसने देखिए राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे बंगाल नेशनल कॉलेज जिसके पहले प्रचार अरविंद घोष बने और बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संस्थानों की स्थापना की गई। इनका उद्देश्य जो था भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में देखिए शांति निकेतन जैसे वैकल्पिक शिक्षा मॉडल की भी स्थापना करके इनको समर्थन दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो पहला देखिए दिया है लॉर्ड कर्जन, दूसरा दिया लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तीसरा दिया लॉर्ड हॉर्डिंग, चौथा दिया लॉर्ड इरविन। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और उस समय भारत का देखिए जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन नहीं, लॉर्ड हार्डिंग नहीं, लॉर्ड कर्जन नहीं, बल्कि कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि मुस्लिम लीग जो है 30 दिसंबर 1906 में स्थापित हुआ था। इस समय जो भारत के वायसराय थे वो देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, जो 1905 से 1910 ईस्वी तक इस पद पर थे। इसके बाद दूसरा जो वायसराय बना था लॉर्ड हार्डिंग बना था। इनके कार्यकाल में ही देखिए शिमला प्रतिनिधि मंडल और मार्ले मिंटो सुधार जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, जिसने लीग के गठन की नींव रखी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि हिंदू महासभा के प्रमुख विचारधारात्मक नेता कौन थे? तो पहला देखिए दिया महात्मा गांधी, दूसरा दिया विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा दिया जवाहरलाल नेहरू और चौथा दिया गोपाल कृष्ण गोखले। तो हिंदू महासभा के जो प्रमुख विचारधारात्मक नेता थे वो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी नहीं, बल्कि कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि हिंदू महासभा के प्रमुख विचारधारात्मक नेताओं में देखिए सबसे प्रमुख जो थे विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीडी सावरकर भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय शामिल थे। इन्होंने देखिए हिंदुत्व की अवधारणा और एक हिंदू राष्ट्र के विचार को बढ़ावा दिया, जिसमें देखिए सावरकर ने उग्र राष्ट्रवाद और हिंदू पहचान को मजबूत करने पर जोर दिया, जबकि मुखर्जी और मालवीय जैसे नेताओं ने शिक्षा और राजनीतिक सक्रियता के माध्यम से इसे और आगे बढ़ाया। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण नेताओं जैसे डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, जिसको BS मुंजे कहा जाता है, भाई परमानंद, स्वामी श्रद्धानंद और नीलमणि चंद चटर्जी ने भी इसमें अपने आप को शामिल करके इसको प्रमुखता से बढ़ावा दिया। वर्तमान में देखिए इस महासभा का नेतृत्व जो है स्वामी चक्रपाणी द्वारा किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया जनरल डायर, दूसरा दिया माइकल ओ डायर, तीसरा दिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चौथा दिया लॉर्ड मिंटो। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसमें पंजाब का देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड मिंटो नहीं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं, जनरल डायर नहीं, बल्कि कौन था? माइकल ओ डायर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर देखिए सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर जो था, जो 1913 से 1919 तक इस पद पर था। इसने देखिए इस नरसंहार के बाद मार्शल लॉ और अन्य दमनकारी कार्रवाइयों को मंजूरी दी थी, जिसके लिए उन्हें बाद में शहीद उधम सिंह के द्वारा 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी बाद में उधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। क्यों की थी? क्योंकि इसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। इन्होंने देखिए अमृतसर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिलैंड डायर के द्वारा की गई गोलीबारी की कार्रवाई का समर्थन किया और इस घटना के लिए वे जिम्मेदार माने। यानी जो जनरल डायर था उसने गोलीबारी की थी तो इसने उसको सही ठहराया था, इसकी प्रशंसा की थी, इसीलिए इसको बाद में मार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, रॉलेट एक्ट जो है किस अधिनियम का विस्तार था? यानी रॉलेट एक्ट को जो बढ़ाया गया, विस्तारित किया, तो पहले कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो पहला है देखिए भारतीय परिषद अधिनियम, दूसरा है रक्षा भारत अधिनियम, तीसरा है चार्टर अधिनियम और चौथा था रेगुलेटिंग एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जिस अधिनियम का विस्तार था देखिए वो रॉलेट एक्ट नहीं है, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, चार्टर अधिनियम नहीं है, जो है भारतीय परिषद अधिनियम नहीं, बल्कि क्या है? भारत रक्षा अधिनियम। यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि रॉलेट एक्ट 1919 जो है मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पारित भारत रक्षा अधिनियम, जिसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 कहा जाता है, इसी का विस्तार और सशक्त रूप था। यानी इसके पहले 1915 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के समय इस तरह का कानून बनाया था। इसकी अध्यक्षता देखिए सर सिडनी रॉलेट के द्वारा की गई थी 1917 में और उसी की सिफारिश पर इसको लाए। यानी सर सिडनी रॉलेट के द्वारा एक समिति बनाई गई थी 1917 में और इसी समिति ने सिफारिश की थी और उसी सिफारिश के आधार पर यह एक्ट बना था। इसका उद्देश्य देखिए भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी इसको दबाना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म करना था। इससे देखिए बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और अनिश्चितकालीन कारावास संभव हो सके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो पहला देखिए दिया अली बंधु, दूसरा दिया नेहरू पटेल, तीसरा दिया सुभाष और बोस और चौथा दिया सावरकर और लाला लाजपत राय। तो देखिए खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो सावरकर और लाला लाजपत राय नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, नेहरू और पटेल नहीं, बल्कि कौन थे? अली बंधु। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए है। व्याख्या क्या होगा कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में अली बंधु जैसे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हसरत मोहानी और महात्मा गांधी शामिल थे। यानी बाद में महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हो गए थे। इन्होंने देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में इस आंदोलन का नेतृत्व किया और बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अवध किसान सभा का मुख्य मुद्दा क्या था? यानी अवध किसान सभा जो गठित की गई थी वो किस मुद्दे से गठित की गई थी? पहला देखिए है नील की खेती, दूसरा दिया लगान और बेगारी, तीसरा दिया औद्योगिक मजदूरी और चौथा दिया है नमक कर। तो अवध किसान सभा का जो मुख्य मुद्दा था देखिए वो नमक कर नहीं, औद्योगिक मजदूरी नहीं, नील की खेती नहीं, बल्कि लगान और बेगारी थी। यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अवध किसान सभा का मुख्य मुद्दा जो है जमींदारों और तालुकदारों के द्वारा किसानों पर थोपे गए अत्यधिक लगान, अवैध कर, उपकर और बेगार जबरिया मजदूरी के खिलाफ इसको आवाज उठाने के लिए किया गया था। यह आंदोलन देखिए मुख्य रूप से अवध क्षेत्र के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जैसे जिलों में बहुत ज्यादा फैला था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था?
तो पहला देखिए दिया सविनय अवज्ञा, दूसरा दिया असहयोग, तीसरा दिया स्वदेशी, चौथा दिया भारत छोड़ो आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के विरोध में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, बल्कि कौन सा हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, इसके विरोध में देखिए मुख्य रूप से स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें देखिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं जैसे स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया गया, और यह आंदोलन जो है आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया बाद में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 28वां कि काकोरी कांड जो है किस संगठन से संबंधित था। तो पहला देखिए दिया HSRA, दूसरा दिया HRA, तीसरा दिया INA और चौथा दिया कांग्रेस। तो काकोरी कांड देखिए जिस संगठन से संबंधित था वो देखिए कांग्रेस नहीं है, INA नहीं है, HSRA नहीं, बल्कि क्या है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन से संबंधित था। इसके सदस्यों में जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने के लिए डकैती की थी, ताकि भारत की आज़ादी के लिए धन जुटाया जाए। भारत की आज़ादी के लिए धन जुटाने के लिए इन लोगों ने इस ट्रेन को लूटा था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि सैंडर्स की हत्या किसके प्रतिशोध में की गई थी। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया भगत सिंह, दूसरा दिया चंद्रशेखर आजाद, तीसरा दिया लाला लाजपत राय और चौथा दिया सुभाष चंद्र बोस। तो सैंडर्स की हत्या देखिए भगत सिंह के प्रतिशोध में नहीं, चंद्रशेखर आजाद की नहीं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं, बल्कि लाला लाजपत राय के प्रतिशोध यानी इन्हीं की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि सैंडर्स, जिसको जॉन पी सैंडर्स कहा जाता है, इसकी हत्या देखिए लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी, क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु जब जिस ब्रिटिश पुलिस द्वारा की गई थी वो साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान की गई थी। यानी लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और इसी विरोध के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इनका जो है बहुत ज़्यादा लाठियों से पीटा गया इनको, और बाद में ये लगी हुई चोट के कारण कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई, बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। तो क्रांतिकारियों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो इरादा था वो लाठी चार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारना था, लेकिन उन्होंने गलती से किसको मार दिया, 7 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर में सैंडर्स को स्कॉट समझकर गोली मारी। उनको लगा कि ये स्कॉट ही है, लेकिन वो था कौन, सैंडर। लेकिन गोली जब चला दी गई तो उसकी हत्या हो गई। ठीक, इसीलिए इनको बाद में देखिए फांसी पर लटका दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी उसका लक्ष्य उद्देश्य क्या था। तो पहला देखिए दिया विधानसभाओं का बहिष्कार, दूसरा दिया विधानसभाओं में प्रवेश, तीसरा दिया क्रांतिकारी गतिविधि और चौथा दिया विदेशी बहिष्कार। तो स्वराज पार्टी का देखिए जो मुख्य उद्देश्य था वो विदेशी बहिष्कार नहीं, क्रांतिकारी गतिविधि नहीं, विधानसभाओं का बहिष्कार नहीं, बल्कि क्या था, विधानसभाओं में प्रवेश। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश विधान परिषदों में प्रवेश करके स्वराज यानी स्वशासन प्राप्त करना और सरकार के अवांछनीय कार्यों का विरोध करना, ताकि जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता मिले, संवैधानिक सुधारों की मांग की जा सके और राष्ट्रीय चेतना फैलाई जा सके। अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर औपनिवेशिक स्वराज या पूर्ण स्वराज की दिशा में काम करने। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस की, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं से रिलेटेड थे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को आज की क्लास में प्रश्नों के उत्तर के साथ विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण फैक्ट जो है व्याख्या के रूप में आप लोग को बताए हैं, और ये जो फैक्ट हैं जो व्याख्या के रूप में आपको बताए गए हैं, इनके आधार पर देखिए आप और भी बहुत से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इस क्लास में
किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाऊंगा तो आप लोगों को जरूर उसमें संशोधन करके उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।